हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिनर्जी लर्निंग। आई एम हेमंत कुमार एंड आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो आइजर केमिस्ट्री का पेपर 2025 का डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द एसिडिक बेसिक एम्फोटेरिक नेचर ऑफ ZnO एंड CaO। तो हमें पता है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो कैसा नेचर का होता है, मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो हमारा बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, जनरली जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो कौन सा नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो अगर CaO की बात करें तो CaO कैसा कौन सा नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। ठीक, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक। तो जिंक उन सब में से एक है जो एम्फोटेरिक नेचर का होगा। ठीक है, तो देखते हैं, जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक वाइल CaO इज बेसिक। तो पहला ऑप्शन इज, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज आर एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या बोल रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बट नो चेंज इन मैग्नेटिक बिहेवियर। मतलब पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक नहीं होना चाहिए, डायमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार एमओटी ड्रॉ करके। N2 का एमओटी ड्रॉ करेंगे अगर तो क्या होगा, देखो N2 का एमओटी ड्रॉ करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी 1 2 3 4, देन 2 1 2 1, ये हो गया N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, ये क्या होता है, बॉन्डिंग, ये क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग, ये क्या होता है, बॉन्डिंग, ये क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, और ये एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग। अब इलेक्ट्रॉन्स भरना स्टार्ट करते हैं, देखो ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन्स भरना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो N2 में बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, तो इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर निकाले, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा N2 के लिए। लेकिन N2 में से जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से रिमूव करेंगे, जो क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और हमें पता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स निकालने पे उसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर लिखा है, तो मतलब ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग ड्रॉ करते हैं O2 के लिए। O2 के लिए हमें पता है O2 का जो एमओटी डायग्राम होता है वो कैसा होता है, ये 1 2 3 4, देन 1 देन 2 देन 2 देन 1। ठीक है, ये क्या होता है, बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, देखो ध्यान से, अब 16 इलेक्ट्रॉन्स भरना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इलेक्ट्रॉन O2 के लिए हमने भर दिया। O2 के लिए हमने भर दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन जब इससे निकाला जाएगा तो ये कहां से निकलेगा, एंटी बॉन्डिंग से निकलेगा, एंटी बॉन्डिंग से निकलेगा। ध्यान से देखना, एंटी बॉन्डिंग से निकलेगा। तो एंटी बॉन्डिंग से निकलने पे, इलेक्ट्रॉन्स को निकलने पे, एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स से निकलने पे क्या होगा, इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगी, इसकी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन हो गया। फिर देखो O2 में एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड किया जाता, मतलब एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, मतलब ये भी ऑप्शन अपना नहीं हो सकता, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर जाएगा। इसलिए हमारा एक ही ऑप्शन, ओनली 2 इज करेक्ट। सो ऑप्शन फर्स्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है, और कुछ रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हुए हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं एक बार कौन कौन से रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं। यहाँ पे दिया हुआ है Fe3+ से Fe2+ में जा रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में क्या हो जाएगा, ये Fe2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस Fe2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैंने बोल दिया E1, जिसकी वैल्यू दी हुई है 0.77 वोल्ट। ठीक है, ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, Fe2+ से 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं, मैंने E2 नाम दे दिया, तो E2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगा,
0.44, ठीक है। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है Fe3+ से 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जब Fe में कन्वर्ट हो जाता है तो इसकी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकालनी है। तो अगर ध्यान से देखो, अगर इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैंने ऐड कर दिया, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैंने ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये देखो ध्यान से, ये हो जाएगा Fe3+, ये Fe2+ कैंसल आउट हो जाएगा और क्या हो जाएंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू Fe, ठीक है। और हमें यहाँ पे इसकी E3 निकालनी है। हमें पता है यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये सेल रिएक्शन नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली E1 E2 को ऐड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, डेल्टा जी वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। लेट सपोज इसको डेल्टा G1 बोल दिया, इसको डेल्टा G2 बोल दिया और इसको डेल्टा G3 बोल दिया, ठीक है। अब ऐड करने के बाद हमें पता है डेल्टा G3 क्या हो जाएगा, डेल्टा G3 होगा डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 के बराबर। अब डेल्टा G3 हमें पता है क्या होता है, -N3FE3 इज इक्वल टू -N1FE1 प्लस माइनस ऑफ N2FE2, ठीक है। यहां से अगर माइनस हटा दिया जाए और एफ को कैंसिल आउट कर दिया जाए, तो यहां से क्या बचेगा, E3 हमें निकालना है। तो E3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E3 इज इक्वल टू N1 इंटू E1। अब N1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब 0.77 इंटू 1 प्लस N2 की वैल्यू कितनी है, N2 की वैल्यू 2 है, इंटू E2 की वैल्यू -0.44 है, -0.44 है, डिवाइडेड बाई N3 की वैल्यू कितनी, 3 है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा वैल्यू, 0.77 माइनस 0.88 डिवाइडेड बाई 3 विच विल बी इक्वल टू ये देखो क्या हो जाएगा, 0.11 इन माइनस डिवाइड बाई 3। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगा 0.0367 ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अगर इसका अप्रोक्सीमेशन किया जाए तो हमें फर्स्ट ऑप्शन सबसे करीब मिलता है। तो हम लोग क्या आंसर टिक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द आंसर। आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द करेक्ट ऑर्डर्स ऑफ स्टेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। अब देखना, जितना ज्यादा कैटायन पे चार्ज होगा, जैसे मान लेते हैं अगर वेनेडियम दिया हुआ है तो वेनेडियम पे +5 क्या होगा, बहुत ज्यादा हाईली स्टेबल होगा। अब अगर कंपेयर करें क्लोरीन के साथ अच्छा बॉन्ड बनाएगा या फ्लोरीन के साथ अच्छा बॉन्ड बनाएगा, तो क्लोरीन का जो साइज होता है वो छोटा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण जो V+5 होता है वो फ्लोरीन के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ, फ्लोरीन के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब अगर कंपेयर करें तो VF5 विल बी मोर स्टेबल देन VCl5। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या दिया हुआ है, CuCl2 एंड CuI2, इन दोनों को कंपेयर करना है, अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें क्या है, Cu2+ एंड Cl-, और इसको ध्यान से देखा जाए Cu2+ एंड I-। अब देखो ध्यान से देखना, I- एक बहुत अच्छा क्या है, एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये Cu2+ को रिड्यूस कर देगा, ये स्टेबल नहीं रहेगा, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहेगा, मतलब ये क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। तो देखते कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन स्कीम्स, ठीक है। कुछ रिएक्शन दिए हुए सीरीज में, ठीक है, उनको हम कनेक्ट करेंगे और क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ वो उससे हम कंपाउंड निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, ये पी के बारे में सबसे पहले पूछा है। पी में देख रहा है, देखो यहां से अगर एक्सेस ऑफ AgNO3 पास करा है तो 1 मोल AgCl दे रहा है, तो 1 मोल AgCl का देने का मतलब जो हमारा ये कोऑर्डिनेशन सेल के बाहर जो होगा वो क्या होगा, 1 Cl होगा, ठीक है। बाकी का कितना बचा, कितना बचा देख लेते हैं, 2 Cl इनसाइड होंगे, मतलब CrCl2 एंड 4 H2O, या फिर ऐसे लिख सकते हैं H2O4, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका, ये कंपाउंड हो गया, ठीक। अब ध्यान से देखना, अगर इस कंपाउंड की बात की जाए,
अगर इस कंपाउंड को मैंने P बोला है तो क्या ये P ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? यस, बिल्कुल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट है, ये सिस और ट्रांस में आ सकता है, सिस ट्रांस में आ सकता है, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। P ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, तो देखते हैं P ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन कौन से में शो कर रहा है। बोथ P एंड Q शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यहां भी शो कर रहा है, Q विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, P विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, मतलब ऑप्शन A, B या D में हो सकता है आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो कॉन्सेंट्रेटेड NH3 सॉल्यूशन से पास किया गया एक्सेस में। अब देखो जब एक्सेस में कॉन्सेंट्रेटेड NH3 से हम लोग पास करेंगे एक्सेस में, तो NH3 जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मतलब उससे जो मेटल का जो अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। अब बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होने के बाद, बहुत ज्यादा जब अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? जितने भी वीक फील्ड लिगेंड है सबको रिप्लेस करके क्या कर देगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कन्वर्ट कर देगा। देखते हैं देखते हैं देखते हैं, यहाँ पे कितने हैं? 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, मतलब CrNH3 होल 6। अब देखना ध्यान से, अभी देखना यहां से, ये कंपाउंड कंप्लीट नहीं हुआ है, ये कंपाउंड कंप्लीट नहीं हुआ है। अब ये Q की अगर बात करें तो Q क्या करता है? AgNO3, एक्सेस AgNO3 से पास करने पे 3 मोल्स Cl देता है। कितना देता है? 3 मोल्स Cl देता है, मतलब यहां पे क्या होगा? Cl3। ओके, अंडरस्टूड? ठीक है, तो अब ध्यान से अगर देखो, ध्यान से अगर देखो तो ये Q हो गया, तो Q जो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, GI नहीं शो करेगा, और ये GI शो करेगा। ठीक है, ये हो गया अपना। तो P विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, P विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, मतलब ऑप्शन A या ऑप्शन D। अब हमें देखना कि क्या अब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ हायर वेवलेंथ दैट ऑफ Q। अब हमें देखना है कि कौन ज्यादा हायर वेवलेंथ अब्जॉर्व करेगा और कौन ज्यादा लोअर वेवलेंथ अब्जॉर्व करेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम लोग? देखो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड, अट्रैक्शन क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। अट्रैक्शन जब ज्यादा होगा तो स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। और जब एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? कम होगी। तो एनर्जी इसमें क्या होगा? ज्यादा होगा। एनर्जी ज्यादा होगा तो इसमें इसका जो ये Q जो होगा, Q जो होगा उसका क्या होगा? जो P का जो होगा, P का लैम्डा ज्यादा होगा और Q का लैम्डा कम होगा। तो देखो ऑप्शन A में दिया हुआ है P का लैम्डा ज्यादा है। क्या दिया हुआ है? एब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ हायर वेवलेंथ देन दैट ऑफ Q। करेक्ट है ऑप्शन A। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी बीटा हाइड्रोजन इज आर प्रेजेंट इन 2-methyl 3-phenyl पेंटेनल। ठीक है, तो सबसे पहले पेंटेनल बना लेते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। ठीक, अब यहाँ पे पेंटेनल बना लेते हैं। ये देखो यहाँ पे ये हो गया पेंटेनल। अब क्या बोला है? 2 पे मिथाइल बोला है, 2 पे मिथाइल डाल दिया। फिर 3 पे क्या बोला है? 1 2 3, 3 पे क्या बोला है? फिनाइल बोल दिया, 3 पे फिनाइल डाल दिया हमने। अब हमें क्या बोला? बीटा हाइड्रोजन के बारे में पूछ रहा है। ठीक, ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं? साफ साफ हमें दिख रहा है कि एक ही हाइड्रोजन है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डू नॉट प्रोवाइड एन एल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट? एल्डिहाइड कौन सा नहीं देता है? कौन सा नहीं देता है एल्डिहाइड? तो ध्यान से अगर देखें, ये कौन सा रिएजेंट है? ये कौन सा रिएजेंट है? R2CD, याद है क्या? गिलमैन रिएजेंट। कौन सा? गिलमैन रिएजेंट। ठीक है, तो ये अगर इसकी बात करें तो ध्यान से देखना, ये क्या होगा? R यहां पे ऐड कर देगा और Cl को यहां से लात मार के भगा देगा, मतलब डेफिनेटली ये क्या होगा? तुम्हारा एल्डिहाइड नहीं देगा, ये एल्डिहाइड नहीं देगा। ठीक, तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। आगे भी देख लेते, आगे भी देख लेते। ये रेजोनेंट है, ये तो देगा ही देगा। ये कौन सा रिएक्शन है? ये स्टीफन रिएक्शन, ये भी देगा तुम्हारा एल्डिहाइड। ये कौन सा? ये रिटार्ड है, ये भी देगा तुम्हारा एल्डिहाइड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ए वाला होगा। ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले इस कंपाउंड में हमने क्या कराया? O3 इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट। अब हमें पता है जिंक के प्रेजेंस में अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारा क्या होता है? जो जहां पे भी डबल बॉन्ड है अल्कीन का, वहां पे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन हम लोग ऐड कर देते हैं। देखते हैं ऑक्सीजन ऐड करके क्या होगा। ये देखो पहला जो कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे फिनाइल आ गया। ठीक,
और अगर डबल बॉन्ड के साथ हाइड्रोलिसिस करता, जिंक नहीं रहता, हाइड्रोलिसिस सिर्फ करता, तो यहां पे जितने भी H होंगे इस कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड वाले, उसको हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, OH से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जिंक दिया हुआ है, मतलब क्या होगा, एक ही स्टेप ऑक्सीडेशन होगा। फिर आगे देखते हैं, ये इसको डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं यहाँ पे, और ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, दूसरा क्या आएगा, ये ऐसा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 CH3 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में बोला है क्या कि P, ये RMgX वाला रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, RMgX वाला रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड, मतलब पीएच आएगा, ये देखो फिनाइल आएगा, फिनाइल आके कहां पे अटैक करेगा, फिनाइल माइनस आके यहां पे अटैक करेगा, और हाइड्रोलिसिस करेगा तो ये बॉन्ड खुल के आ जाएगा, ये बॉन्ड खुल के आ जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, देखो देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, और ये दोनों पोजीशन पे क्या आ जाएगा, PH एंड PH। देखते कौन से ऑप्शन में है, देखते कौन से ऑप्शन है, यस ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट। अब देखना पहले में क्या किया हुआ है, RCN, ये RCN में डाइबल H1 इक्विवेलेंट ऐड किया हुआ है और हाइड्रोलिसिस किया हुआ है। तो डाइबल H हमें पता है कि एक स्टेप रिडक्शन करता है, तो अगर एक स्टेप रिडक्शन की अगर बात करें हम लोग, एक स्टेप रिडक्शन की अगर बात करें तो C ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पे पीएच दिया हुआ है पहले से। फिर जैसे ही इसके हाइड्रोलिसिस करेंगे, जैसे ही इसके हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहाँ पे इस साइड OH और इस साइड H, और ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, देखते हैं हाइड्रोलिसिस करके, हाइड्रोलिसिस जैसे किया हमने, क्या हो जाएगा, देखो देखो ध्यान से देखो, ये ऐसा हाइड्रोलिसिस करने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा कन्वर्ट, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। ठीक, अब हमें पता है एल्डिहाइड में अगर जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाला तो इसमें किसमें कन्वर्ट कर देता है। ठीक, ये कौन सा रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन, यस ये क्लीमेंसन रिडक्शन है, क्लीमेंसन रिडक्शन, ये कार्बोनिल ग्रुप को, कार्बोनिल ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर देता है, अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। देखते हैं कार्बोनिल किसमें, अल्केन में कन्वर्ट हो गया, ये देखो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, कंपाउंड 1 अंडरगोस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन फॉलोड बाय H2O2। ये देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो रहा है, हमें पता है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोव टाइप एडिशन करता है। कैसा एडिशन करता है, एंटी मार्कोनिकोव टाइप एडिशन करता है। एंड एक्वस NaOH2 प्रोड्यूस अनदर कंपाउंड 2। ठीक है, जो कंपाउंड 1 है वो अनदर कंपाउंड 2 प्रोड्यूस करता है, विच अपॉन ऑक्सीडेशन विद CrO3 गिव्स 2,3 डाइमिथाइल हेक्सेनॉन। तो देख लेते बना के पहले ऑप्शन से, पहले ऑप्शन से इसमें हमने क्या डाला, इसमें हमने क्या डाला, इसमें हमने डाला BH3 और दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर दिया, दूसरे स्टेप में H2O2 डाल दिया, H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, एंटी मार्कोनिकोव टाइप एडिशन करेगा। देखते 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 बना के क्या आता है, ध्यान से देखना, ये डबल बॉन्ड पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज स्टेबल रहेगा, लेकिन ये यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे H आ जाएगा, और ये CH3 और ये CH3। अब इसका जैसे ही CrO3 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करेंगे, CrO3 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करेंगे, तो ये कौन सा, सेकंड डिग्री अल्कोहल, सेकंड डिग्री अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से देखना, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका अगर नाम देखा जाए, ये देखो ये कीटोन में कन्वर्ट हो गया, और ये मिथाइल और ये भी मिथाइल। ठीक है, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। ठीक है, अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन। यस देखो यही बन रहा है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखो क्या दिया हुआ इसमें, वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर फ्रॉम वॉल्यूम V to 2V in 2 equal steps of volume in linear fashion is 7/12 RT। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा और ध्यान से समझना होगा कि पहले कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे। देखो ध्यान से, एक ऐसा कंटेनर दिया होगा, एक ऐसा कंटेनर दिया है, ठीक है, उसमें क्या करना है हमें कि कंटेनर में जैसे इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, 2 स्टेप में बढ़ रहा है। कितने स्टेप में बढ़ रहा है, 2 स्टेप में बढ़ रहा है। ठीक,
क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी हमारा क्वेश्चन बनेगा, सॉल्व होगा। अब 2 स्टेप में बन रहा होगा, मतलब क्या होगा, पहले क्या होगा कि पहले एक बार प्रेशर कम हुआ होगा, उसके बाद वॉल्यूम बढ़ा होगा, फिर प्रेशर कम हुआ होगा, फिर एक बार और वॉल्यूम बढ़ा होगा, इसी तरीके से एक्सपैंड हो रहा होगा। ठीक, तो मान लेते हैं अभी कुछ यहाँ पे प्रेशर होगा, लेकिन जैसे ही प्रेशर यहाँ पे रिड्यूस करेंगे, इसका वॉल्यूम क्या होना शुरू होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला, अगर इक्वल वॉल्यूम बढ़ रहा है, अगर इक्वल 2 स्टेप्स में बढ़ रहा है, तो V से कहां पे जाएगा, 1.5 V। ठीक, और हमें यह चीज का ध्यान रखना होगा, यहां से यहां जाने के टाइम पे जो प्रेशर रहेगा, एक्सटर्नल प्रेशर, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो हम इस पोजीशन पे PV इज इक्वल टू NRT लगा के इस पोजीशन पे इसका प्रेशर भी निकाल सकते हैं। ठीक, फिर क्या होगा, फिर यहां से एक बार और प्रेशर डिक्रीज किया जाएगा, और प्रेशर डिक्रीज करने के बाद क्या हो जाएगा, ये प्रेशर डिक्रीज करने के बाद फिर इसका वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2V हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अगेन क्या होगा कि यहां से यहां तक प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो इस पोजीशन पे एग्जैक्टली हम लोग PV इज इक्वल टू NRT लगा सकते हैं, और इस पॉइंट पे एग्जैक्टली जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा, तो उस टाइम पे हम लोग PV इज इक्वल टू NRT लगा सकते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखना इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से समझना कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो पहले पॉइंट की अगर बात करें, पहला पॉइंट का अगर प्रेशर की अगर बात करें, तो क्या हो जाएगा, P1 विल बी इक्वल टू, देखो ध्यान से, P1 क्या हो जाएगा, देखो बहुत ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, N क्या दिया हुआ, 1 मोल दिया, मतलब RT अपॉन VV क्या हुआ है, 1.5V। तो इसके लिए जो वर्क डन हो जाएगा वो W1, वो क्या हो जाएगा, W1 क्या हो जाएगा, यस PdV होता है ना, PdV, यस PdV, तो P कितना दिया हुआ, RT अपॉन 1.5V इंटू DV की अगर बात करें, DV की बात करें तो वॉल्यूम चेंज कितना होगा, 0.5 का, 0.5 का, यहाँ पे वॉल्यूम V था, यहाँ पे 1.5 हो गया, तो 0.5 V का चेंज है। ठीक है, तो इसको कट कर लेते हैं, ये देखो कितना आ गया, 3, तो 1/3 RT, ये पहले स्टेप के लिए आ गया, यहाँ पे वर्क डन। फिर अगेन वर्क डन करेंगे तो P2 निकालेंगे, जो P2 क्या आ जाएगा, RT अपॉन इस बार वॉल्यूम 2V हो गया है, इंटू ये देखो, ये वर्क डन, अब वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन 2 क्या आ जाएगा, RT अपॉन 2V इंटू अगेन वॉल्यूम चेंज जो होगा वो 0.5V का होगा, 0.5V का होगा, ये कैंसल आउट हो गया VV, और ये क्या आ गया, 4 टाइम्स, मतलब 1/4 RT। अब इन दोनों को अगर ऐड किया जाए W1 एंड W2 को, तो इसकी वैल्यू देख लेते क्या आ रही है, W1 प्लस W2 विल बी इक्वल टू, यस 1/3 प्लस 1/4 RT, मतलब 1/3 प्लस 1/4 RT को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 12, और यहाँ के बाद 3 प्लस 4 इज इंटू RT, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका 7/12 RT, मतलब ये अपना दिया ही हुआ है। अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट, हमें इसी स्टेप को कितने बार करना है, 3 बार करना है, बोल रहा है कि 3 स्टेप में निकाल लो, तो मान लेते हैं अभी वॉल्यूम जो है यहाँ पे क्या है, V है, तो दूसरी बार जो वॉल्यूम होगा, 3 स्टेप निकालना मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा, V से 2V में जाना है, कहां जाना है, V से 2V में जाना है। ठीक है, तो वॉल्यूम जो इंक्रीज करेगा, पहला वॉल्यूम V/3 से इंक्रीज करेगा, दूसरा भी वॉल्यूम V/3 से इंक्रीज करेगा, तीसरा भी वॉल्यूम V/3 से इंक्रीज करेगा। तो पहला अगर वॉल्यूम V/3 से इंक्रीज करते हैं, तो पहले पॉइंट का वॉल्यूम जो हो जाएगा वो 4/3V हो जाएगा, दूसरे पॉइंट का वॉल्यूम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5/3V हो जाएगा, और तीसरे पॉइंट का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6/3 मतलब 2V हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, यहां से P1 निकाल लेते हैं, P1 क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 4/3 वॉल्यूम के लिए ये हो जाएगा RT अपॉन 4/3V, मतलब 4/3V, तो 3 नीचे रह जाएगा, 4 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए W1 निकाल लेते हैं, W1 क्या हो जाएगा, इन दोनों में डिफरेंस, हर एक का डिफरेंस क्या आएगा, 1/3V, तो W1 यहां से निकाल लेंगे, अगर क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू RT इंटू, यस चेंज इन वॉल्यूम V/3, ठीक है, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ये क्या किया हमने, ये हमने किया बाई 4/3, तो यहां पे ये 3 ऊपर चला जाएगा और 4 ये नीचे रह जाएगा,
3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे ये 4, 3 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से और v कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से जो हमारा W1 निकल के आ रहा है वो 1/4 RT निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है? 1/4 RT। अब इसी तरीके से P2 निकालते हैं। P2 में जो वॉल्यूम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? RT अपॉन वॉल्यूम की बात करेगा तो 5/3V, तो 5 ऊपर चला जाएगा, V नीचे रह 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे रह जाएगा, ठीक है। तो यहां से W2 निकालते हैं। W2 क्या बोल रहा है? W2 जो हो जाएगा, ध्यान से देखना, W2 वो क्या हो जाएगा? अगेन जो डेल्टा V का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? V/3 आएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/5 RT इंटू V/3। ये देखो 3 3 अगेन कैंसल आउट और ये V कैंसल आउट, तो यहाँ पे हमारा क्या बचा? 1/5 RT, ठीक है। इसी तरीके से P3 निकालते हैं। P3 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? P3 RT अपॉन 2V, तो W3 क्या हो जाएगा? यस देखो RT अपॉन 2V इंटू डेल्टा V। डेल्टा V क्या आएगा? V/3 अगेन आएगा, V/3। हर एक स्टेप में V/3 का चेंज हो रहा है, हर एक स्टेप में V/3 का चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू अगर बात करें, इसकी वैल्यू की अगर बात करें, ये देखो V कैंसल आउट, तो यहां से ये जो आ रहा है 1/6 RT। तो अगर इस प्रोसेस में टोटल वर्क डन की बात करें तो टोटल वर्क डन यहाँ पे जो हो जाएगा वो W1 प्लस W2 प्लस W3 1/4 RT प्लस 1/5 RT प्लस 1/6 RT। अब इनको ऐड कर लेते हैं, देखो क्या आता है यहाँ पे, ये हो गया 60, ये 60, ये हो गया 15 प्लस ये 12 प्लस ये 10 RT, ठीक है, RT। और ये कितना आ गया टोटल? टोटल आ गया आपका 37/60 RT, ठीक है। अब देखो क्या निकालना है हमें निकालना क्या? हाउ मच मोर वर्क, मतलब दोनों का डिफरेंस निकालना है। दोनों का डिफरेंस अगर निकालते हैं हम लोग, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो देखना ध्यान से कि ये W मतलब 37/60 RT माइनस 7/20 RT, ठीक है। तो 37/60 माइनस 7/12, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, देखो देखो ध्यान से देखना, 60, मतलब ये 37 माइनस 35 इज इक्वल टू इंटू RT, मतलब ये 2/60 इंटू RT, मतलब 1/30 RT विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द मैग्नीट्यूड ऑफ रेट कांस्टेंट, देखो रेट कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है हमें, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? द यूनिट ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ अर्हेनियस इक्वेशन इज मोल पर लीटर पर मिनट। ध्यान से देखा, अगर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर को देखा जाए तो अगर पहले अर्हेनियस इक्वेशन देखा जाए तो क्या होता है? a इंटू ई टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। तो ये क्या होता है? यूनिटलेस होता है, तो मतलब जो a का यूनिट होगा वही किसका यूनिट होगा? k का यूनिट होगा। तो अगर अर्हेनियस फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर a को अगर हम लोग देखें तो इसका यूनिट जो मिल रहा है हमें, क्या मिल रहा है? मोल पर लीटर पर मिनट, जो क्या दिखाता है हमें? जो क्या दिखाता है? कंसंट्रेशन। यस, किसी का भी k का यूनिट जो हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? k का यूनिट क्या होता है? जनरली 1 माइनस कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n इंटू पर यूनिट टाइम, ऐसे निकालते हैं। यस, तो अगर n की वैल्यू 0 रखें, n की वैल्यू 0 का, तो क्लियरली ये क्या हो जाएगा? ये ऑर्डर आ जाएगा, मतलब k जो होगा वो, ये जो रिएक्शन के बारे में जो बात कर रहा है वो किसके बारे में बात कर रहा है? जो रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है वो किसके बारे में बात कर रहा है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? जीरो ऑर्डर। अगर n इक्वल टू 0 हमने पुट किया तो यही सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब k का यूनिट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? मोल पर लीटर पर मिनट, जो किसके लिए होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है, ठीक है। अब हमें देखना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ निकालना है। टी हाफ कैसे निकालते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए? मान लेते हैं RT और ये R0 माइनस KT, ये एक्सप्रेशन हो गया जीरो ऑर्डर का, ठीक है। तो टी हाफ मतलब ये क्या हो जाएगा? R0/2। तो अगर टी की बात करें या टी हाफ की बात करें तो टी हाफ की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? R0/2K, R0/2K। तो हमें क्या देखना? टी हाफ वर्सेस R0 का ग्राफ, टी हाफ वर्सेस R0 का ग्राफ अगर देखें तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, y इज इक्वल टू mx टाइप ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एग्जैक्टली ओरिजिन को टच नहीं करेगा,
एग्जैक्टली ओरिजिन को टच नहीं करेगा, ठीक है, देखना ध्यान से। तो अगर इसके ग्राफ को मैच किया जाए तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा स्ट्रेट लाइन का दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, इंक्रीजिंग स्लोप विद इंक्रीजिंग स्लोप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, ठीक। तो हम निकालते हैं सबसे पहले कि क्या होता है कि जो टाइम पीरियड हम लोग निकालते हैं, वो टाइम पीरियड जो होता है वो क्या होता है, टाइम पीरियड मतलब एक बोर ऑर्बिट मान लेते हैं ऐसा सर्कुलर होता है, ठीक है, और बोर ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक। तो जो टाइम होगा वो टाइम क्या हो जाएगा, 2πr डिवाइडेड बाई कितने स्पीड से घूम रहा है, यही अपना टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग निकाल लेते हैं, देखो ये ध्यान से, 2πr, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 रख लेते हैं, 3.14। बोर्स रेडियस जो होता है वो क्या होता है, 0.529 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम मतलब 10 टू द पावर -10 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, क्या होता है, एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है, डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू जेड बाई एन, ठीक है। तो अगर इसको आगे सॉल्व करें तो 2 इंटू 3.14 इंटू 0.529 इंटू 10 टू द पावर ये -16 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर। तो एन क्यूब, एन की वैल्यू रख लेते, कौन क्या आएगा, एन की वैल्यू फोर्थ बोर ऑर्बिट मतलब एन की वैल्यू 4 हो गई, मतलब 4 इंटू 4 मतलब ये हो गया 64 डिवाइड बाई जेड स्क्वायर। हीलियम के लिए जेड 2 हो गया, तो जेड स्क्वायर मतलब 4 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई ध्यान से देखना, ये 2.18 आ गया, ठीक। अब इसको अगर डिवाइड किया जाए ऑलमोस्ट कितना आ गया, ये ऑलमोस्ट आ जाएगा, ये 16 के बराबर आ जाएगा, और इसको अगर हम लोग डिवाइड किए, इसको हमने अगर डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा, ये 7 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, ऑलमोस्ट मान लेता हूं मैं इसको 7 पॉइंट समथिंग वैल्यू है। हमें अप्रोक्सीमेशन लेके सॉल्व करना और आंसर निकालना है अपने को, ठीक है। तो 7 और 7 इंटू 5 ये जो हो जाएगा वो 3.5 के आसपास हो जाएगा, कितना, 3.5 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, 3.5 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, अब 3.5 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा, वापस से 7 के आसपास हो जाएगा, और 7 इंटू 3 मतलब 2.1 से थोड़ा बड़ा आएगा, क्यों बड़ा आएगा, क्योंकि यहां पे भी ज्यादा वैल्यू है, ये भी 7 से ज्यादा था, तो 2.1 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, या फिर 21, देखो यह दिया, ध्यान से देखना, ये देखो, ये क्या आ गया, 3.5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 आ गया, 7 इंटू 3.14 ये क्या आ जाएगा, 21 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 21 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर -16 इंटू 10 टू द पावर -16, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.1 मतलब इससे थोड़ा सा बड़ा ही होगा, 2.1 इंटू 10 टू द पावर -15 लिख सकते हैं, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस, या फिर 2.1 FM डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ध्यान से, कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, द डाइपोल मूवमेंट्स ऑफ 3 टाइप मॉलिक्यूल्स 1 and 3 आर मेजर्ड टू बी 0, 0.2, 1.5d रिस्पेक्टिवली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें बताना है कौन सा किसका 0 होगा, तो हमें पता है BF3 जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ध्यान से देखना, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ये अगर इसके डाइपोल मोमेंट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 3 वेक्टर्स जो आएंगे वो 120 डिग्री पे आएंगे, जो तीनों क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू, जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो होना चाहिए BF3, मतलब फर्स्ट ऑप्शन या फिर सेकंड ऑप्शन। अब देखते हैं NF3 या NH3 दोनों में से किसका ज्यादा होगा, ड्रॉ कर लेते हैं, देखो ध्यान से ड्रॉ कर लेते हैं, NF3 एंड NH3 दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, देख लेते हैं एक बार, दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है।
ठीक है, देखो ध्यान से, अगर इसकी बात करें तो ये इसका डाइपोल मोमेंट इधर जाएगा, इसका इधर वेक्टर और इसका इधर वेक्टर, मतलब इन सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वेक्टर कैंसल आउट हो रहा है। और अगर इसकी बात करें तो इसमें सारे वेक्टर्स एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहां पे वेक्टर का एडिशन होगा, मतलब इसकी डाइपोल मोमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब कौन सा होगा, पहले BF3 देन NF3 देन NH3। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ लेड एसिड बैटरी, ठीक, a PB anode and PbO2 as cathode in aqueous solution of H2SO4 as an electrolyte, which of the following redox reaction does not occur। अब कौन सा रिएक्शन ऑकर नहीं करता ये हमें बताना है, ठीक। तो अगर एनोड की बात करें, एनोड की, ठीक है, हम एक डिस्चार्जिंग की बात करें, तो एक नॉर्मल रिएक्शन बात कर ले, क्योंकि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। तो अगर एनोड की बात करें तो एनोड में क्या होगा, पीबी का क्या होता है, पीबी का ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, पीबी 2+ में कन्वर्ट होता है और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। और कैथोड की अगर बात करें तो कैथोड में क्या होता है, कैथोड में PbO2 मतलब Pb4+ 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद किसमें कन्वर्ट होता है, Pb2+ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो, ये देखो सी ऑप्शन हमें मिल रहा है, ये दिख रहा है, ये एनोड का रिएक्शन है। फिर अगर बात करें ये देखो, ये भी रिएक्शन कैथोड वाला मिल रहा है हमें, कैथोड का मिल रहा है हमें रिएक्शन, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बोला नॉट ऑकर, डज नॉट ऑकर, कौन सा रिएक्शन नहीं होता है। तो ये हो गया। अगर इसकी बात करें, ध्यान से देखना, तो इन दोनों को जोड़ के अगर पलट दिया जाए रिएक्शन को, तो ये रिएक्शन आ जाएगा, ये भी रिएक्शन होगा, ये भी रिएक्शन होगा, लेकिन ये वाला रिएक्शन नहीं होगा। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू।